हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस समय बिहार स्पेशल से संबंधित कंटेंट को डिस्कस किया जा रहा है। कल के प्रीवियस वीडियो में हमने बिहार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करूंगा। इसमें उन महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर किया जाएगा और टच किया जाएगा जहां से प्रतिवर्ष बीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास को अगर देखें तो बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वह पूरा पाषाण काल से प्रारंभ होता है। बिहार में पूरा पाषाण काल के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर पूर्व पूरा पाषाण काल देखा जाए तो पूर्व पूरा पाषाण काल में बिहार में अवशेष मुख्यतः 3 जगह देखने को मिलते हैं, जिनमें मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर स्थित है। ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पर बिहार में पूर्व पूरा पाषाण काल के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। बीच में जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का अवशेष सिर्फ एक जगह मिलता है, मुंगेर, लेकिन वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी के द्वारा अक्सर या तो पूरा पाषाण काल या तो नव पाषाण काल पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? मुंगेर में प्राप्त हुए हैं, नालंदा में प्राप्त हुए हैं, पश्चिमी चंपारण में प्राप्त हुए हैं, गया में भी इसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर नव पाषाण काल में देखा जाए तो नव पाषाण काल में भी कई जगह से इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन 2 जगह इंपॉर्टेंट है नव पाषाण काल में और जहां से कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। वे 2 जगह हैं, सारण का चिरांद और वैशाली का चेचर। ये 2 जगह काफी महत्वपूर्ण है जहां से नव पाषाण काल के अवशेष बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा रोहतास का सेनुआर से भी अवशेष प्राप्त हुआ है, गया के ताराडीह से भी अवशेष प्राप्त हुआ है और पटना के मनेर से भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिएगा स्थान का नाम और वह स्थान किस जिले से संबंधित है। मान लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वहां पे कि बिहार में नव पाषाणकालीन अवशेष के प्राप्त होने से चर्चा में रहा सेनुआर स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? रोहतास जिला। इसीलिए आप स्थान का नाम और जिले का नाम, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। तो यह हो गया पूरा पाषाण काल और यह हो गया नव पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल का अगर अवशेष देखा जाए तो लगभग जो नव पाषाण काल के अवशेष के जो स्थल हैं वो लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रोहतास का सेनुआर हो गया, गया का ताराडीह हो गया, पटना का मनेर हो गया, चेचर हो गया, चिरांद हो गया, सोनपुर और मांझी। ये 7 जगह हैं जहां से बिहार में ताम्र पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर इनकी अवधि को देखा जाए तो ताम्र पाषाण युग की जो अवधि है वह लगभग 1000 से 900 बीसी के आसपास है। ताम्र पाषाण युग की अवधि। इसके पूर्व में जो हमने नव पाषाण काल देखा तो नव पाषाण काल की अवधि है 2500 से 1500 बीसी नव पाषाण काल की अवधि है। तो आप लोग अवधि का याद रखेंगे कि कब से कब तक बिहार में किस चीज की अवधि मानी जाती है और कहां से उस किस स्थल से प्राप्त हुए हैं और वह संबंधित स्थल बिहार के किस जिले से जुड़ा हुआ है। इतने चीजों को याद रखें। इसके अलावा आपको यहां से कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे पूरा पाषाण कालीन एसयूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां कहां से प्राप्त हुई है, तो मुंगेर के पैसरा स्थल से प्राप्त हुई है। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है, तो प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी पूछा गया है, यह है नालंदा के जेठियन से प्राप्त हुआ है। गिद्धेश्वर पर्वत शैल चित्र कहां से प्राप्त हुई है, तो जमुई। गिद्धेश्वर पर्वत जो है वह जमुई में स्थित है, तो स्वाभाविक है कि गिद्धेश्वर पर्वत शैल चित्र जो होगा वह भी जमुई से स्थित होगा। तो यह हो गया परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब आते हैं बिहार में। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन बिहार। हमने पाषाण काल के विभिन्न चरणों को देखा, अवशेष को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में बिहार की क्या स्थिति थी। तो उत्तर वैदिक काल में बिहार में विदेह एक प्रमुख
गणराज्य था, प्रांत था, इस तरह से आप कह सकते हैं। विदेह की राजधानी कहां पर थी? विदेह की राजधानी मिथिला। राजवंश जनक राजवंश, और जनक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जनक वंश के संस्थापक राजा निमि को माना जाता है। ठीक है, जो विदेह है वह देवी सीता की जन्म स्थली भी विदेह को माना जाता है। सर्वप्रथम विदेह का जो उल्लेख है वह यजुर्वेद में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में विदेह की चर्चा की गई है या विदेह का उल्लेख किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? यजुर्वेद में। इसके जो साहित्यिक स्रोत है विदेह के बारे में वह शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, महाभारत, रामायण, वायु पुराण, बौद्ध जातक आदि कथाओं में विदेह का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम इसका उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अगर विदेह की वर्तमान स्थिति को देखा जाए, यह भी महत्वपूर्ण है। विदेह की वर्तमान स्थिति जो है वह बिहार के किन किन क्षेत्रों से, बिहार के किन किन जिलों से जुड़ा हुआ है? तो विदेह की वर्तमान स्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले, सीतामढ़ी जिले, समस्तीपुर जिला, मधुबनी और दरभंगा जिला आदि विदेह के ही प्रांत माने, विदेह के ही क्षेत्र माने जाते हैं। विदेह एवं कौशल की सीमा सदा नीरा नदी को माना जाता है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदेह एवं कौशल की सीमा, कौशल की सीमा किस नदी को माना जाता है? सदा नीरा नदी को। ठीक है, तो हमने उत्तर वैदिक कालीन देखा। अब संक्षिप्त में हम लोग मगध गणराज्य के बारे में, जो उस समय महाजनपद थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाजनपद में कई तीन ऐसे महाजनपद हैं संभवतः जिसकी संबंध जो है, जिसका संबंध बिहार से जुड़ा हुआ है। हम लोग उससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो है मगध गणराज्य रहा है। मगध के बारे में हम लोग एक एक करके प्रमुख वंश की चर्चा करेंगे। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त, शुंग, ये सब जो भी महत्वपूर्ण वंश है उसके बारे में भी आज की इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मगध गणराज्य अगर देखा जाए तो मगध की जो राजधानी रही है वह गिरिब्रज रहा है। यानी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाएगा तो आप पाटलिपुत्र नहीं बताएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी आप क्या बताएंगे? गिरिब्रज है मगध की प्रारंभिक राजधानी। मगध का अगर सर्वप्रथम उल्लेख देखा जाए कि कहां पर मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, VVI हमने लिख दिया है, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मगध वासियों को ब्रात्य कहकर निंदा की गई है। यानी आप इतना समझिए कि अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मगध वासियों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अंग के बारे में, अंग जनपद के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख राज्य था अंग, और अंग का भी प्रथम उल्लेख जो है वह अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यानी कि चाहे मगध की बात हो या फिर अंग जनपद की बात हो, इन दोनों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? अथर्ववेद में इन दोनों का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। अंग राज्य के जो संस्थापक कौन थे? राजा अंग को अंग का संस्थापक माना जाता है। अंग की राजधानी कहां पर थी? इसकी राजधानी जो थी वह चंपा थी, और चंपा का जो वास्तुकार थे वह महागोविंद को माना जाता है, जो कि राजगृह के निवासी थे। तो अंग की राजधानी चंपा, और चंपा के वास्तुकार यानी कि चंपा राजधानी का जिन्होंने डिजाइन किया था वे महागोविंद थे, जो कि राजगृह के निवासी थे। ठीक है, तो मगध के बारे में देखा, अंग के बारे में। अब थोड़ा सा और संक्षिप्त यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं महाजनपद के बारे में। अंग जो महाजनपद है, अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए, वर्तमान किस जिले से संबंधित रहा है, तो अंग जो जनपद है वह वर्तमान समय में भागलपुर व मुंगेर जिले से जुड़ा हुआ है। यानी कि वर्तमान समय में जहां पर भागलपुर और मुंगेर जिला है, वहीं किसी जमाने में अंग महाजनपद का भी विस्तार था। उसी क्षेत्र पर अंग महाजनपद जो था वह विस्तृत था। ठीक है, अगर इसके प्रमुख नगर को देखा जाए तो उस समय अंग महाजनपद में इसके प्रमुख नगर के रूप में अश्वपुर और भद्रिका, ये दो ऐसे नगर हैं जो अंग महाजनपद के प्रमुख नगर के रूप में उस समय डेवलप थे। ठीक है, इसकी राजधानी हमने देख लिया, इसकी राजधानी चंपा है, लेकिन चंपा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिनमें एक प्रमुख है मालिनी। ठीक है, महाभारत और हरिवंश एवं अन्य पुराणों में चंपा को मालिनी नाम से भी पुकारा गया है, इसे संदर्भित किया गया है। जातक कथाओं में चंपा को काल चंपा नाम से वर्णित किया गया है। जैन ग्रंथ में चंपा को वनिज्ञम से वर्णित किया गया है। ठीक है, यह चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित थी। ठीक है, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये
किसका नाम किस ग्रंथ में मिलता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ से संक्षिप्त प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि जो चंपा का जो नाम है वनिज्ञम, वह किस ग्रंथ में उसका उल्लेख मिलता है। तो वनिज्ञम जो शब्द है वह जैन ग्रंथ में। तो ऐसे इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसके प्रथम शासक अभी हमने ऊपर बताया था कि राजा अंग को इसका संस्थापक और प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, और इसी ब्रह्मदत्त को बिंबिसार के द्वारा परास्त करके हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, हर्यक वंश, ठीक है। यानी कि मगध का जो मगध साम्राज्य का विस्तार है वह बेशक हर्यक वंश से माना जाता है, लेकिन हर्यक वंश की जो नींव है वह अंग से जुड़ती है, क्योंकि अंग के अंतिम राजा जो थे ब्रह्मदत्त, उसी को बिंबिसार के द्वारा परास्त किया जाता है, और परास्त करने के बाद बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। तो ये फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण महाजनपद में आता है वज्जी संघ, बहुत महत्वपूर्ण है वज्जी संघ, ठीक है। वज्जी संघ को अगर देखें तो इसकी राजधानी जो थी वह वैशाली में थी, वज्जी वैशाली। इसका आधुनिक बसाड़ जो क्षेत्र है वहीं पर वैशाली उस समय उस जमाने में स्थित था। इसके संस्थापक नमोदिष्ट को इसका संस्थापक माना जाता है। वज्जी संघ जो है वह मुख्यतः 8 जनों का संघ है। कितने जनों का संघ है? 8 जनों का संघ है, जिनमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ये 8 जन जो थे वह 8 जन मिलकर वज्जी गणराज्य का इन्होंने निर्माण किया। तो इन 8 जनों का आप लोग नाम याद रखेंगे, कौन कौन है फिर से एक बार देख लीजिए। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। बार बार इसे आप देखेंगे तो वहां पर किसी भी स्थिति में आप लोग भूलेंगे नहीं, इसीलिए काफी गंभीरता के साथ आप इस वीडियो को सुने। अब देखते हैं, हमने वज्जी को देखा, अंग महाजनपद को देखा, अब देखते हैं मगध महाजनपद को। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अभी हमने बताया अथर्ववेद में। एक और बात हमने बताया कि अथर्ववेद में 2 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम अंग और मगध जनपद का उल्लेख जो है वह अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। मगध के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। इसके संस्थापक मगध के माने जाते हैं बृहदत्त। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी? गिरिब्रज इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन जाती है। और इसी कारण देखेंगे कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र का गौरव, यश और वैभव जो था वह काफी ज्यादा विख्यात था। वेदों में उल्लिखित एकमात्र मगध शासक कौन है? प्रमगंध। यानी कि प्रमगंध एकमात्र ऐसा मगध का शासक है जिसकी चर्चा वेदों में की गई है। तो ये फैक्ट्स भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संखायन आरण्यक मगधवासी ब्राह्मणों का सत्सम्मान उल्लेख के बारे में टिप्पणी करता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। अंग नरेश ब्रह्मदत्त की मगध विजय के समय मगध शासक कौन था? बताइए। जिस समय अंग नरेश ब्रह्मदत्त के द्वारा मगध विजय किया जा रहा था तो मगध का शासक कौन था? भट्टिय उस समय मगध का शासक था। वैशाली का नाम किस राजा से प्रेरित है? तो वैशाली का नाम राजा विशाल से प्रेरित है। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं मगध साम्राज्य का उदय। किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय होता है? मगध की प्रारंभिक राजधानी अभी हमने बताया था गिरिब्रज, प्रवर्ती राजधानी या बाद में जाकर यह बन जाता है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो गिरिब्रज का देखा जाए तो अन्य नाम कई सारे गिरिब्रज के कई सारे नाम हैं। वर्तमान समय में तो एक राजगीर भी हो गया, ठीक है। तो कई सारे नाम हैं, उसकी प्राचीन नाम को देखते हैं हम लोग। तो गिरिब्रज के कई सारे नामों में गिरिवज, महावग है, राजगिरी है, बाह्यदरथपुर है, मगधपुर है, वासुमती है, कुशाग्रपुर है और बिंबिसारपुरी है। ये गिरिब्रज के पूर्व नाम है, ठीक है। अब यह है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को भी कई सारे नामों से जाना गया है, जैसे कुसुमपुर पाटलिपुत्र को ही कहा गया है, पाटलीग्राम भी कहा गया है, पालीब्रोथा भी कहा गया है, अजीमाबाद भी कहा गया है। ये जो बेसिकली पाटलिपुत्र है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र को कई नामों
से जाना गया है। इन नामों को आप लोग याद रखेंगे। कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पालीब्रोथा और अजीमाबाद यह पाटलिपुत्र के पुराने नाम है, प्राचीन नाम है। ठीक है, अब हम लोग मगध साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं, जहां से बेसिकली बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जहां से प्रीलिम्स में अधिकतर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आइए, इसमें सबसे पहले जो मगध साम्राज्य का उदय माना जाता है, अभी हमने चर्चा करते हुए ऊपर बताया था कि अंग के जो अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त, उस अंतिम राजा को बिंबिसार के द्वारा परास्त करके हर्यक वंश की नींव डाली गई थी। और हर्यक वंश की स्थापना कब हुई? 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की और बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक बना। और बिंबिसार ने 544 से 492 बीसी तक, यानी कि लगभग 52 साल तक बिंबिसार ने गद्दी संभाला है। ठीक है, कब से कब तक? 544 से 492 बीसी तक बिंबिसार का शासन रहा मगध साम्राज्य पर। देखा जाए तो बिंबिसार ने अपने शासन साम्राज्य विस्तार के लिए एक तकनीक अपनाई थी, वह था वैवाहिक संबंध के जरिए उसने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने तीन प्रांतों के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिनमें कौशल की राजकुमारी महाकोशला या प्रसेनजित की बहन थी, वैशाली की राजकुमारी चेल्हना या चेटक की पुत्री थी और मध्य राजकुमारी क्षेमा। इन तीनों के साथ बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वह बेसिकली देखिए, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसके अलावा इस समय राजवैद्य जो था वह जीवक। बिंबिसार के साम्राज्य में राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक इस समय राजवैद्य था। काश्यप संहिता की इसने रचना की है और आयुर्वेद की कौमार भृत्य शाखा का विशेषज्ञ माना जाता है जीवक को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिंबिसार के उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंबिसार कई सारे उपाधि को धारण किए हुए था। बिंबिसार को सैन्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अस्थाई सेना की नींव रखी थी और सेना में हाथी का पहली बार प्रयोग किया था। तो ये सारे फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिंबिसार के साम्राज्य में हिस्से में कई सारी उपलब्धियां भी है, जैसे अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय प्राप्त की थी और अभी हमने ऊपर में बताया था कि यही अंग नरेश ब्रह्मदत्त को उसने परास्त करके हर्यक वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अभी हमने बताया कि सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया और अस्थाई सेना को प्रबंधित किया, इसीलिए सैन्य की उपाधि बिंबिसार ने धारण की है। ठीक है, बिंबिसार ने बुध को बेलुवन उद्यान दान में दिया है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाने की अधिक संभावना है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको कहीं अन्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे। उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्या है? तो बिंबिसार ने बुध को बेलुवन उद्यान जो था वह दान में दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश कौन थे? तो दधिवाहन महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश माने जाते हैं। और मगध एवं वज्जी संघ की सीमा किस नदी को माना जाता है? तो मगध और वज्जी की सीमा जो है वह गंगा नदी को माना जाता है। आप बिहार की मैप देखेंगे, ज्योग्राफी को आपने पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि मगध और वज्जी के बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा। अब बिंबिसार ऊपर हमने देख लिया, 544 से 492 तक बिंबिसार का समय था। अब आता है अजातशत्रु का समय। यह अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अभी हमने ऊपर चर्चा किया है। अजातशत्रु के भी कई सारे नाम थे। अजातशत्रु को कुनीक के नाम से जाना जाता है और वैदेही पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक से पहले अजातशत्रु चंपा का उपराजा था। बहुत महत्वपूर्ण है, राज्याभिषेक से पहले अजातशत्रु कहाँ का उपराजा था? तो चंपा का उपराजा था। ठीक है, अजातशत्रु की पत्नी का नाम या प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा अजातशत्रु की पत्नी थी और पद्मावती भी अजातशत्रु की पत्नी थी। तो वाजिरा और पद्मावती अजातशत्रु की पत्नियां थीं। धर्म अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। इसने प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। चारों जो बौद्ध संगीति हुए हैं उसे हम लोग लास्ट में देखेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, प्रमुख विजय अजातशत्रु की क्या रही है? तो अजातशत्रु ने वैशाली को जीता, काशी को जीता और कौशल को जीता। ये जो तीनों गणराज्य हैं यह अजातशत्रु की प्रमुख विजय मानी जाती है और इसके कारण अजातशत्रु का जो शौर्य था वह मगध साम्राज्य में काफी ज्यादा विख्यात हुआ था। इसने
वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली के साथ इसने 16 वर्षीय युद्ध किया, यानी कि वैशाली को जीतने में अजातशत्रु ने 16 वर्ष का समय लिया। छल प्रपंच, काम दाम दंड, साम दाम दंड भेद, सारे तरह की नीति इसने वैशाली के साथ अपनाया था और अंत में 16 वर्षीय युद्ध के पश्चात वैशाली पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने इसी वैशाली के साथ युद्ध में पहली बार महाशिला कंटक व रथ मुसल जैसे अस्त्रों का, एक कह सकते हैं कि काफी भयंकर अस्त्र जो था वह अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किया गया था, महाशिला कंटक व रथ मुसल जैसे अस्त्र। ठीक है, अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं वस्कार और सुनीत, अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। अजातशत्रु के समय इसी समय मखालीपुत्र गोशाला की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया, बिंबिसार को देखा, अजातशत्रु को देखा। बिंबिसार का कार्यकाल क्या रहा? 544 से 492 BC। अजातशत्रु का कार्यकाल क्या रहा? 492 से 460 BC। अब उदयीन का कार्यकाल क्या है? 460 से 444 BC जो है वह उदयीन का काल माना जाता है। उदयीन जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। यह राज्याभिषेक से पूर्व चंपा का उपराजा था। हमने अजातशत्रु में भी बताया कि जब अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठ रहा था तो राजगद्दी पर बैठने से पूर्व वह चंपा का उपराजा था। और यही आप उदयीन के संदर्भ में भी याद रखेंगे कि उदयीन भी राजगद्दी पर बैठने से पूर्व यानी कि राज्याभिषेक से पूर्व उदयीन भी चंपा का उपराजा था। ठीक है, चंपा यानी कि अंग। माता पिता पद्मावती एवं अजातशत्रु। ठीक है, राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था शासन के चौथे वर्ष में। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखेंगे कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी जो थी वह कहाँ पर थी? राजगृह थी मगध की राजधानी। लेकिन उदयीन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कब? यानी कि शासन के चौथे वर्ष। अब हमने शासन यहाँ पर आपको बता दिया कि 460 BC में वह गद्दी पर बैठा, तो अब शासन के चौथे वर्ष निकाल लीजिए कि कब उसने राजधानी का स्थानांतरण किया। ठीक है, अगर इसके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो 444 BC तक तो उदयीन गद्दी पर रहा, लेकिन 444 BC के बाद 3 इसके उत्तराधिकारी हुए, जिसे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक को जाना जाता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक भी नागदशक रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक रहा है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा है। हर्यक वंश कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण जो शासक थे उसे हमने देखा और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखा। इसके अलावा हर्यक वंश से ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आर्यभट्ट से संबंधित बिहार का नगर कौन सा था? तो स्वाभाविक है, आर्यभट्ट से संबंधित बिहार का नगर पाटलिपुत्र था। वैनवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? विद्यापति। यह महत्वपूर्ण है। वैनवार वंश लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो वैनवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। बिहार में पाए गए अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो बिहार में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हर्यक वंश से ऊपर। अब हम लोग चल रहे हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वह शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किया। ठीक है, अब इसको क्रम को देखिए राजधानी परिवर्तन का। सबसे पहले हर्यक वंश के समय बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी थी राजगृह। उदयीन ने इसकी राजधानी कहाँ पर किया? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी को किया। और जब शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की जाती है तो पाटलिपुत्र से हटाकर इसने राजधानी कहाँ पर ट्रांसफर कर लिया? वैशाली इसके समय राजधानी बन गई थी। ठीक है, राज्याभिषेक से पूर्व नागदशक का अमात्य व काशी का उपराजा था। ठीक है, नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक उसका अमात्य था और अमात्य के द्वारा राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठा गया और वही उसी ने नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। एक यहाँ पर नया फैक्ट है, हमने बताया कि
औरंगजेब शासन पर बैठने से पूर्व चंपा का उपराजा था। ठीक है, उदयीन गद्दी पर बैठने से पूर्व चंपा का उपराजा था, लेकिन शिशुनाग जो था वह गद्दी पर बैठने से पूर्व काशी का उपराजा था। आप लोग इसे याद रखेंगे और ध्यान देंगे। अंतिम अवंती विजय के समय अवंतिक शासक अवंती वर्धन था। शिशुनाग ने अवंती को भी जीता था, और जिस समय अवंती को जीता उस समय अवंती का राजा कौन था? अवंती वर्धन। ठीक है, इसके अलावा अवंती के अलावा इसने वत्स और कौशल का भी मगध में विलय किया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा शिशुनाग के बारे में। अब आता है शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैशाली में कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऊपर में हमने बताया प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वह औरंगजेब के समय किया गया, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में किया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, और अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। उसी प्रकार से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो प्रथम शासक, अंतिम शासक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स सारे आपको याद होने चाहिए। कालाशोक के साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसने राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। यानी कि उदयीन ने जिस प्रकार से राजगीर से राजधानी को पाटलिपुत्र किया, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से उसे वैशाली किया, और कालाशोक ने वैशाली से पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। और इस समय से आप देखेंगे कि लंबे समय तक पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहता है। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश भी समाप्त हुआ। शिशुनाग वंश के बाद आता है हम लोग नंद वंश को देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। इसने महापद्मपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश की उपाधि इसने धारण की थी। इतने चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो बिहार स्पेशल, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, तो बिहार स्पेशल यहाँ से पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, और इसके अलावा कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics4CSE पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो महापद्म नंद का यहाँ पर हमने उपाधि बता दिया। महापद्म नंद का एक प्रमुख मंत्री जो था इससे, उसका नाम था कल्पक। ठीक है, महापद्म नंद ने कई सारे क्षेत्रों को जीता, जिनमें इक्ष्वाकु, पांचाल, कासेय, कुरु, सुरसेन, विहिहोत्र, कलिंग, है, अस्मक, ये सारे क्षेत्र था जिसे महापद्म नंद के द्वारा जीता गया। ठीक है, महापद्म नंद के समय एक और इसकी गाथा प्रचलित है। कलिंग को भी इसने जीता था। अशोक से पूर्व कलिंग को जीतने वाला शासक था महापद्म नंद। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इतना ही नहीं, कलिंग से इसने जिन की मूर्ति को भी उठा लाया था। इसकी चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है, और हमारी जानकारी का स्रोत यही है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें कहा गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग से जिन की मूर्ति को उठाकर लाया था। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि का मित्र, पाणिनि जो थे वह महापद्म नंद के मित्र माने जाते हैं। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। नंद वंश के इसके अलावा, महापद्म नंद के अलावा नंद वंश में कुल 9 शासक हुए हैं। ठीक है, कुल 9 शासक हुए हैं नंद वंश में, जिनमें उग्रसेन, पांडुगति, गोविशनाकक, कैवर्त, भूतपाल, पांडुक, राष्ट्रपाल, दसिद्धक ये हैं, और अंतिम शासक जो है वह है घनानंद। तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संस्थापक और अंतिम शासक को आप लोग हमेशा याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहीं से सवाल ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया हो तो उसे भी आप लोग याद रखें। अब आइए घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक। यस, जो घनानंद है, घनानंद का अन्य नाम जो था अग्रमीज, अग्रसेन, जैंद्रमीज, ये सारे घनानंद का अन्य नाम था। घनानंद का सेनापति था भद्रसाल, इसका मंत्री थे सक्टाल, राक्षस और श्रीयक, घनानंद के मंत्री थे। सिकंदर का समकालीन था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय मगध शासक कौन था, या फिर सिकंदर का समकालीन मगध शासक कौन था? तो आप क्या बताएंगे? घनानंद। जिस सिकंदर का समकालीन था घनानंद, या फिर जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय नंद वंश का शासन
था और नंद वंश में घानानंद उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसी घानानंद को परास्त करके मौर्य वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है, इसे माना जाता है कि अत्यंत लोभी शासक था। ठीक है, टर्नर ने इसके बारे में अत्यंत लोभी शासक के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, अब आइए नंदों के महत्वपूर्ण तथ्य, नंद वंश के इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे भी हम लोग देखकर आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली मगध का प्रथम निम्न वर्गीय शासक निम्न वर्गीय राजवंश माना जाता है नंद वंश को। ठीक है, कलिंग में सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ नंदों के द्वारा किया गया था। जो नंद वंश के शासक थे वे जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख करने वाले संगम कवि हैं मामल नूर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो आपको दूसरे पुस्तक में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख करने वाला संगम कवि कौन था? मामल नूर ऐसा संगम कवि था जिसने नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया था। माप तौल की नई प्रणाली नंदो पक्रमानी मानानी का प्रारंभ किया था। यह माप तौल की नई प्रणाली नंदों के समय प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा नाम है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नंद वंश का जो साम्राज्य था वह समाप्त होता है। अब नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त होने के पश्चात हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घानानंद को परास्त किया गया और घानानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। जो मौर्य वंश का जो काल रहा है वह 322 से 187 बीसी तक मौर्य वंश की शासन रहा है। मौर्य वंश के समय मगध की राजधानी कहां पर थी? तो मौर्य के समय मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? बृहदत्त को। ठीक है, अब हम लोग एक एक शासक के बारे में देखते हैं। आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अवधि रही है, काल की जो अवधि रही है 322 से 298 बीसी, यानी कि 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर शासन रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री चाणक्य था और इसकी पत्नी हेलेना, दुर्धरा और नंदिनी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां पर थी? तो पाटलिपुत्र। इसे सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस इन नामों से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स के द्वारा सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना गया 1793 बीसी में। बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है, या घटना चक्र में भी आपने देखा होगा कि कई बार यह सवाल लिखा हुआ है कि किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचाना गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा 1793 ईस्वी में। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता R.A. मुखर्जी इतिहासकार हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में चिन्हित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने R.K. मुखर्जी ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट था। और आपने इसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार किया गया था। ठीक है, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि के द्वारा हो गया था। इसके स्रोत जो है वह राजावली कथा और भद्रबाहु चरित जो है वह इसके स्रोत माने जाते हैं। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का विवरण देने वाला संगम ग्रंथ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी फैक्ट्स आपको बहुत कम पुस्तक में देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का विवरण देने वाले प्रमुख संगम ग्रंथ कौन हैं? तो अहनारुरु और पुरनानुरु, ये दो ऐसे बुक हैं। ये दक्षिण विजय के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में यह चर्चा देते हैं, यह विवरण देते हैं, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी वह डाकुओं का गिरोह थी। महत्वपूर्ण है, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह की संज्ञा दी है? तो आप क्या बताएंगे? जस्टिन। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। और अभी हमने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से क्षेत्र को मुक्त कराया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा गया है। ठीक है, अब आइए चंद्रगुप्त और
सेल्यूकस के बीच का युद्ध है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच का युद्ध अगर देखा जाए तो 305 बीसी में यही पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो मैं बता रहा हूं बार बार कि यूनानियों से मुक्त कराया था, उसी को लेकर चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के साथ युद्ध करना पड़ा था। कब? 305 बीसी में। यह बेसिकली सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था और इसका परिणाम यह निकला कि चंद्रगुप्त इस युद्ध में जीता। इतना ही नहीं, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त का वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ, विवाह भी हुआ चंद्रगुप्त का। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त के दरबार में भी आया था। तो यह हो गया चंद्रगुप्त। इसके अलावा चंद्रगुप्त के द्वारा कई सारे क्षेत्र को प्राप्त किया गया था। इसी समय इसी युद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त जीता तो कई सारे क्षेत्र को प्राप्त किया इसने। काबुल, मकरान, कंधार और हेरात, इन 4 प्रांतों को जीता। लेकिन इन 4 प्रांतों को उस समय अन्य नामों से जाना जाता है, उसे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हेरात एरिया, कंधार अराकोसिया, मकरान जेड्रोसिया और काबुल पेरोपेनिस दाई। इन सारे चारों क्षेत्रों को का नाम जो है वो आप लोग याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है महत्वपूर्ण शासक है इसका मौर्य वंश का, वह है बिंदुसार। बिंदुसार देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिंबिसार हर्यक वंश से, बिंदुसार मौर्य वंश से। ठीक है, बिंदुसार का जो शासन है वह 298 से 273 बीसी तक बिंदुसार का शासन रहा है। ठीक है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता रहे हैं। इनकी माता का नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त अगर बिंदुसार की पत्नी देखा जाए तो धम्मा और सुब्रदांगी बिंदुसार की पत्नी थी। ठीक है, सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक था बिंदुसार। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक माना जाता है बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार के अगर मंत्री देखा जाए तो प्रारंभ में चाणक्य ही मंत्री थे। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री रहे हैं चाणक्य, तो प्रारंभ में चाणक्य जो थे वह बिंदुसार के भी मंत्री रहे हैं। लेकिन बाद में देखेंगे कि खलाटक जो है वह बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री जो है वह बन जाता है। तो प्रारंभ में इसके मंत्री कौन थे? चाणक्य, और बाद में खलाटक इसके मंत्री बने हैं। ठीक है, अब आइए बिंदुसार के अन्य कई सारे नामों से भी बिंदुसार को जाना जाता है, जिनमें पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चीनी ग्रंथ में बिंदुसार को फा युएन चूलिन बिंदुपाल कहा गया है। संस्कृत में इसे अमित्रघात की उपाधि दी गई है और यूनानी में इसे अलिट्रोक्रोडेसस के रूप में भी इसे जाना गया है। तो बिंदुसार के अन्य नाम जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिंदुसार के बाद शासक जो आता है मौर्य वंश का वह होता है अशोक। अशोक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के अंतर्गत। यहाँ से बीपीएससी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अशोक के जो पिता है, स्वाभाविक है कि अशोक का पिता बिंदुसार होगा। अभी हमने ऊपर में बिंदुसार के बारे में डिस्कस किया था। अशोक के माता का नाम सुब्रदांगी अशोक की माता थी। ठीक है, इसके अन्य नाम, माता के अन्य नाम धम्मा, पासादिका, जनपद कल्याणी आदि था। अशोक के पुत्र जालौक, महेंद्र, तिवर और कुणाल। यही आप देखेंगे कि महेंद्र को उसने जब बौद्ध धर्म के बारे में श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक के द्वारा भेजा जाता है। तो अशोक का पुत्र था जालौक, महेंद्र, तिवर व कुणाल, कई सारे पुत्र थे। इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती। अशोक के मंत्री का नाम था राधा गुप्त। ठीक है, अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उसकी खोजकर्ता फैनथेलर, टी फैनथेलर को इसकी खोजकर्ता माना जाता है। 1750 ईस्वी में इसने अशोक के शिलालेख को खोजा था। सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, इसके शिलालेख को कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा अभिलेख से भी संबंधित है। अभिलेखों का लेखक चापड़ को माना जाता है। अब अगर देखा जाए अशोक के बारे में तो अशोक के कई सारे नाम हैं। जैसे अभी हमने बताया, विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। भाबरू में मगधाधिराज कहा गया है। बराबर गुहा लेख में पियदस्सी राजा कहा गया है। कंगनहली में रानियों अशोक कहा गया है। और रुमिंदई अभिलेख निगलीवा रूपनाथ गिरनार में देवनाम प्रियदसी कहा गया है। पनगोरारिया अभिलेख में महाराजा कुमार कहा गया है। और मास्की गुर्जरा नेतुर और उडगेलोन अभिलेख में अशोक को अशोक के रूप में वर्णित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है।
यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं कि अशोक को किस अभिलेख में अशोक कहा गया है, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलोन, ये 4 अभिलेख हैं। ठीक है, यूनानी अभिलेख में अशोक को रासिलेडस के रूप में पहचाना गया है। इतना ही नहीं, अरामाइक में इसको मलका कहा गया है, महाभारत में महासुर और अपराजित कहा गया है, वहीं कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में इसे धर्माशोक के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की लिपि अब देखते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की 4 लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी, अरामाइक, खरोष्ठी और द्विभाषिक। अरामाइक जो है वह लघमान और तक्षशिला क्षेत्र में अरामाइक लिपि, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्ठी। द्विभाषिक जो है सरेकुना अभिलेख अरामाइक प्लस ग्रीक के दोनों को मिलाकर, और ब्राह्मणी जो है वह अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहालेख ब्राह्मणी लिपि में रहा है। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा जो थी अशोक के शिलालेख की भाषा थी वह है प्राकृत। अब आते हैं अशोक का गुहालेख। तो अशोक का जो गुहालेख है वह गया के बराबर पहाड़ी में अशोक का गुहालेख मिलता है। इसके खोजकर्ता 1785 ईस्वी में J.H. हैरिंगटन को इसकी खोजकर्ता कहा जाता है, माना जाता है। बिहार से अगर अशोक के स्तंभ लेख को देखा जाए तो बिहार के 5 प्रमुख स्थल से बिहार के अशोक स्तंभ बिहार के 5 प्रमुख स्थल से प्राप्त होते हैं, जिनमें कोल्हुआ, वैशाली, ठीक है, रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण, यहाँ से 2 है, एक में वृषभ शीर्ष के रूप में है, दूसरा में सिंह शीर्ष के रूप में है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण और लौरिया अरेराज पश्चिमी चंपारण। तो इन 5 को आप लोग याद रखिएगा। बिहार से प्रमुख अशोक स्तंभ 5 क्षेत्रों से 5 जगह से प्राप्त हुए, जिनमें लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा से 2 और कोल्हुआ वैशाली से 1, ये 5 स्थल हो गए। अब बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख को देखते हैं। तो बिहार में अशोक के कई अभिलेख मिलते हैं, जैसे अशोक का लघु शिलालेख है वह सासाराम से प्राप्त होता है। इसके अलावा स्तंभ लेख अगर देखा जाए तो लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, यहाँ से अशोक के स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय मौर्यकालीन प्रांत जो था वह बेसिकली 5 क्षेत्रों में अशोक के समय मौर्यकालीन प्रांत विभाजित था, और उसकी राजधानी और प्रांत हम लोग देखते हैं, जैसे उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। ये अशोक के समय मुगल प्रांत जो था वह 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो क्षेत्र और राजधानी का हमने देखा, ये मैच करने के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य भद्रबाहु को माना जाता है। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाला जैन आचार्य भद्रबाहु को माना जाता है। और प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद अगर किसी मौर्य शासक की रही है, किसी शासक मौर्य के अलावा भी, तो बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्री परिषद रही है प्राचीन काल में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग आइए डिस्कस करते हैं अशोककालीन वैदिक शासक। अशोक के काल में वैदिक शासक कौन कौन था? ठीक है, एंटियोकस द्वितीय एसीरिया का शासक था, भारत में इसे अंतियोक के नाम से जाना गया है। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय मिस्र का शासक था, भारतीय नाम इसका तुरमय है। एंटीगोनस मकदुनिया का शासक था और भारतीय नाम इसका अंतकीनी है। मगस साइरिन या सिरिन का शासक था, भारतीय नाम इसका मग है। और अलेक्जेंडर एपिरस का शासक था, भारतीय नाम इसका अलिक सुंदर है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अशोक यहाँ पर समाप्त होता है। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। अशोक के बाद जो शासक रहे वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अब हम लोग आते हैं शुंग वंश में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 2 अश्वमेध किए, इसीलिए महत्वपूर्ण है पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और इसके पुरोहित जो था पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित पतंजलि। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। और पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी, कोसलाधीप और औदलभीज की उपाधि धारण की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो यह महत्वपूर्ण है। शुंग वंश के अंतर्गत कुल 10 शासक हुए, जिसमें शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को माना जाता है। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र को माना जाता है। ठीक है, तो शुंग वंश को हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आप विस्तार से पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ सकते हैं, अन्यथा मौर्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग
कण्व वंश में आते हैं। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। यह कण्व वंश बेसिकली ब्राह्मण वंश माना जाता है। कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए, जिनमें वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था, सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, और अन्य 2 शासक नारायण और भूमिमित्र अन्य 2 शासक हुए। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से हम लोग देख लेते हैं। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था? तो पिंगल वत्स जो था वह बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता था। अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी इसी ने की थी। किसने? पिंगल वत्स ने अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा अन्य प्रश्न है, बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं कौन कौन से थी? तो बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 महत्वपूर्ण चीजें मांगी गई थी। 4 महत्वपूर्ण चीजें, उनमें मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक और अंगूरी, ये 4 चीजें महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर शुंग वंश देखा हमने, कण्व वंश भी देखा। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मौर्य के बाद, वह आता है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वास्तविक संस्थापक, भले गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्रीगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और इसका उत्तराधिकारी जो था वह घटोत्कच हुआ। यानी कि सर्वप्रथम शासक कौन बना? श्रीगुप्त। दूसरे नंबर पे शासक कौन बना? घटोत्कच। इसके बाद तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, लेकिन गुप्त वंश का सबसे विख्यात शासक होने के कारण इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग के द्वारा श्रीगुप्त की चर्चा की गई है। मृगाखारी वन में मंदिर निर्माण श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, और इसी संदर्भ में चीनी यात्री इत्सिंग के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। अब आइए चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो काल है वह 319 से 335 बीसी चंद्रगुप्त प्रथम का काल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम, इसके पिता घटोत्कच, अभी हमने ऊपर बताया। पहले नंबर पे शासक कौन हुए? श्रीगुप्त। दूसरे नंबर पे शासक हुए घटोत्कच, और तीसरे नंबर पे है चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। प्रथम देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके अलावा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने के बाद इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संबंध को भी प्रारंभ किया 319 बीसी में। इतना ही नहीं, इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए और स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला गुप्त शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का सारे फैक्ट्स यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का काल 319 से 335 और समुद्रगुप्त का काल 335 से 375। समुद्रगुप्त ने कई सारे उपाधि धारण किए थे, जैसे परक्रमांक, अप्रतिरथ, पृथिव्याम प्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, कृतांत परशु, कविराज, अश्वमेध पराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, धर्म प्राचीर बंध, सर्वराजोच्छेता, है ना। ये कई सारे उपाधि इसने धारण किए थे। इसका अन्य नाम है चंद्र प्रकाश, और B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में चिन्हित किया है। समुद्रगुप्त ने कई सारे सिक्के भी चलाए थे, जिनमें 6 प्रकार के सिक्के प्रमुख हैं: गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन और वीणा वादन प्रकार। और इतना ही नहीं, वीणा वादन का शौकीन भी था समुद्रगुप्त। आप लोग इसे भी याद रखें। अश्वमेध यज्ञ का संपादन इसी के द्वारा किया गया। अब समुद्रगुप्त हमने देखा। अब जो महत्वपूर्ण शासक है वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया है। इनके माता दत्त देवी और पिता समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अन्य नाम नरेश सिंह, सिंह चंद्र और नरेंद्र सिंह, ये इसके अन्य नाम थे। महत्वपूर्ण उपाधियां: देवराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, सक्कारी, इसने शकों को नाश किया था इसीलिए इसका नाम है सक्कारी, श्री विक्रम, सिंह विक्रम और गनारी, ये सारे इसके उपाधि थे। ठीक है।
इसने 8 प्रकार की सिक्के चलाई थी और शकों पर विजय प्राप्त किया, इसीलिए इसका नाम रहा है शकारी। ठीक है। रजत एवं ताम मुद्रा चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभी हमने ऊपर क्या बताया, स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन रजत एवं ताम मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप लोग इसे याद रखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि इसके दरबार में 9 लोग रहते थे जिसे नवरत्न के रूप में जाना गया है, जैसे कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि। ये 9 लोग इसके दरबार में रहते थे, जिसके कारण इसे नवरत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है। प्रमुख अधिकारी इसे अगर देखा जाए तो इस समय वीरसेन साहब प्रमुख अधिकारी थे। प्रधान सेनापति आम्रकारदेव था और तिरभुक्ति का गवर्नर गोविंद गुप्त प्रथम था। जो आधुनिक समय में जो दरभंगा है उसे उस समय तिरभुक्ति के नाम से जाना जाता था, उसका गवर्नर गोविंद प्रथम को इसने बनाया था। ठीक है। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि महेंद्रादित्य, माता पिता ध्रुव देवी व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसीलिए कुमारगुप्त महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। इसने सर्वाधिक 15 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। अश्वमेध यज्ञ का भी संपादन किया और इसका सर्वाधिक अभिलेख मिलता है। इसका प्रथम अभिलेख जो है वह बिलसर अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है। हुन शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था, नरसिंह गुप्त बालादित्य। मगध के उत्तर गुप्त वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक कौन था, जीवित गुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। यह भी गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। कई सारी चीज़ें इसके द्वारा की गई है जो आगे जाकर एक काफ़ी ज़्यादा नजीर के रूप में बना। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था स्कंद गुप्त। हुन आक्रमण से देश की इसने रक्षा किया था। एक था शकारी जिसने शकों से नाश किया, शकों से मुक्ति दिलाई, और दूसरा था हुन से मुक्ति दिलाई। कौन था शासक, स्कंद गुप्त। इसने 4 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। इसके बाद उत्तर गुप्त वंश आता है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके संस्थापक कृष्ण गुप्त थे और इसके अभिलेख अप्सर और देवबर्नार अभिलेख उत्तर गुप्त वंश से संबंधित रहा है। प्रमुख अगर उत्तर गुप्त शासक को देखा जाए तो जिनमें कुमार गुप्त प्रमुख उत्तर गुप्त शासक था। इसके पिता जीवित गुप्त थे। इस प्रथम स्वतंत्र शासक था, इसीलिए इसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है। मौखरी नरेश ईशान वर्मन पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। आप याद रखेंगे कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने मौखरी नरेश ईशान वर्मन को परास्त किया था, तो वह शासक था कुमारगुप्त, उत्तर गुप्त वंशीय शासक था। परवर्ती शासक हुए दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त। ये सारे परवर्ती उत्तर गुप्त शासक माने जाते हैं। अब आइए आदित्य सेन। आदित्य सेन के जो पिता हुए माधव गुप्त, बोधगया में बौद्ध मंदिर का निर्माण आदित्य सेन के द्वारा कराया गया और इसका जो स्रोत है वह हुई लून नामक ग्रंथ जो है वह इसका स्रोत है। 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन इसके द्वारा किया गया और इसकी चर्चा मंदर लेख में मिलती है। यह महत्वपूर्ण है, संभवतः किसी अन्य पुस्तक में यह आपको नहीं मिलेगा। 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने वाला गुप्त शासक कौन था, आदित्य सेन, जिसकी चर्चा मंदर लेख में मिलती है। ठीक है। यह है देवगुप्त द्वितीय। देवगुप्त द्वितीय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर आपको छोड़ दे रहा हूं। अब आइए पाल वंश। पाल वंश अगर देखा जाए तो पाल वंश गुप्त वंश के बाद सबसे महत्वपूर्ण रहा है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। 750 से 770 ईस्वी तक इसने शासन संभाला, मगध पर अधिकार किया और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह पाल वंश के द्वारा ही की गई है। जनता के द्वारा शासक इसे बनाया गया था। पाल वंश में कई सारे शासक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे पहला जो शासक है वह धर्मपाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मपाल, इसने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी, परम सौगात की उपाधि धारण की थी और यह महत्वपूर्ण है कि धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान समय में भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल ने सोमपुरी बिहार का भी निर्माण किया था और कन्नौज शासक इंद्रायुध पर धर्मपाल ने विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं देवपाल। चलिए, जो देवपाल है
वह देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया है देवपाल ने। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर देवपाल की राजधानी थी। प्रतिहार शासक रामभद्र और मिहिर बौद्ध पर देवपाल ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव के द्वारा बिहार का निर्माण देवपाल के समय किया गया था। और यह बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, बीपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में यह पूछा हुआ प्रश्न है। नालंदा के प्रधानाचार्य देवपाल के समय कौन थे? आचार्य वीरदेव। और तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा है देवपाल को। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह आगामी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए अन्य प्रमुख पाल शासक। तो धर्मपाल और देवपाल के बाद अन्य प्रमुख पाल शासक के रूप में देखा जाए तो एक विग्रहपाल है। विग्रहपाल का अन्य नाम था सूरपाल। पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर इसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य शासक है नारायण पाल। नारायण पाल से संबंधित जो प्रमुख अभिलेख है वह है बादल अभिलेख। देवपाल को मलेच्छ विजेता, इसमें बादल अभिलेख में देवपाल को मलेच्छ विजेता कहा गया है। तो ये देवपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अन्य शासक जो महत्वपूर्ण है वह है विग्रहपाल द्वितीय। विग्रहपाल द्वितीय जो है वह बंगाल पर इसके समय में बंगाल पर शासन समाप्त हो गया। केवल बिहार तक संकुचित क्षेत्र तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का संस्थापक अलग और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, आप लोग ध्यान देंगे, गौर करेंगे। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। यह राजेंद्र चोल प्रथम से पराजित हुआ। यानी कि जिस समय चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय महिपाल प्रथम यहाँ का शासक था जिसे राजेंद्र प्रथम ने परास्त किया। कब? 1021 ईस्वी की बात है। इसके बाद रामपाल एक महत्वपूर्ण शासक है। रामपाल जो था वह अंतिम उल्लेखनीय पाल शासक के रूप में रामपाल की ख्याति है। ठीक है, इसके समय में कैवर्त का विद्रोह हुआ था। संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित की रचना रामपाल के समय में की गई थी। इसके बाद अंतिम पाल शासक गोविंद पाल को अंतिम पाल शासक माना जाता है। अब परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? रामपाल। कैवर्त का विद्रोह किसके समय में हुआ? रामपाल। कवि सोडल के द्वारा उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किस शासक को दी गई? धर्मपाल को। उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे है? पंचाना नदी। देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो अलग धर्मपाल है। और उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे है? यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पंचानन नदी। ठीक है, अरबों के द्वारा पाल राज्य को क्या कहा गया है? अरबों के द्वारा पाल राज्य को रूह माँ कहा गया है। देवपाल की माता का क्या नाम है? रन्ना देवी देवपाल की माता का नाम है। ठीक है, अब आइए पाल वंश के बाद सेन वंश। सेन वंश का जो संस्थापक है वह सामंत सेन को माना जाता है। इस आदि पुरुष वीरसेन प्रमुख था। इस समय दक्षिणापथ के राजाओं का वंशज सेन राजवंश को माना जाता है। अन्य संज्ञा अगर सेन वंश को देखा जाए तो कर्नाट क्षत्रिय या ब्रह्म क्षत्रिय सेन वंश के शासक को कहा जाता है। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। प्रमुख शासक विजय सेन। विजय सेन के बारे में अगर देखा जाए तो विजय सेन ने लगभग 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक विजय सेन ने शासन किया है। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय सेन को ही माना जाता है। अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। विजय सेन के अगर प्रमुख अभिलेख देखा जाए तो देवपाड़ा अभिलेख, बरकपुर अभिलेख और पैकोर लेख, यह था विजय सेन से संबंधित है। इसकी उपाधि अरिराज वृषभ शंकर इसकी प्रमुख उपाधि रही है। श्री हर्ष गढ़वाल के द्वारा राजकवि रचित गोंडोविस प्रशस्ति की प्रेरणा इसी के समय प्राप्त हुई थी। और प्रदुमेश्वर शिव मंदिर या देवपाड़ा का शिव मंदिर का निर्माण विजय सेन के समय में किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजय सेन के बाद आता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का अगर शासनकाल देखा जाए तो बल्लाल सेन का शासनकाल 1158 से 1178 ईस्वी तक रहा है। प्रमुख उपाधि गौडेश्वर, परम महेश्वर, निःशंक शंकर इसकी प्रमुख उपाधि है। दान सागर की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी। अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर और दान सागर की रचना की थी। अद्भुत सागर जो है वह खगोल विज्ञान पर आधारित है और दान सागर जो है वह स्मृतियों पर आधारित है। ठीक है,
यह बेसिकली शैव वंश को मानने वाला था और कन्नौज से अनेक ब्राह्मण बुलाकर बंगाल में बल्लाल सेन ने बसाया था। बल्लाल सेन के आचार्य का नाम अनिरुद्ध था और इसकी मृत्यु प्रयाग में हुई थी जल समाधि के द्वारा। तो बल्लाल सेन, विजय सेन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सेन वंश के अंतिम शासक को हम लोग देखते हैं, लक्ष्मण सेन का। सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक और अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को माना जाता है। यह बंगाल का भी अंतिम हिंदू शासक, शक्तिशाली हिंदू शासक था। ठीक है, प्राचीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि इसने धारण किया था। अब कौन सी लंबी उपाधि है देखिए, अश्वपति, गजपति, नरपति, राज्याज्ञाधिपति, सेनकुल, कमल विकास, भास्कर, सोमवंश, प्रदीप, परम भट्टारक, परम सौर, गौडरेश्वर, महाराजा धीराज की उपाधि इसने लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। इसके अलावा परम भागवत, अरिराज, मदन शंकर, ये सब की उपाधि भी इसी ने धारण की थी। ठीक है, इसके समकालीन गढ़वाल प्रमुख शासक था राजा जयचंद, यानी कि लक्ष्मण सेन का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? राजा जयचंद था। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस सेन वंश के शासक के दौरान किया गया? तो लक्ष्मण संवत का जो प्रारंभ है वह लक्ष्मण सेन के द्वारा, लक्ष्मण सेन के समय में किया गया था। ठीक है, अब आइए प्रमुख दरबारी विद्वान। तो प्रमुख अगर दरबारी विद्वान को देखा जाए तो जयदेव, हलायुद्ध और श्रीधर दास ये प्रमुख दरबारी विद्वान थे। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे परास्त किया गया था। किसे? लक्ष्मण सेन को। ठीक है, अब संक्षिप्त में देखते हैं कर्नाट वंश। ये सब बिहार के क्षेत्रीय वंश है, प्राचीन बिहार में प्रमुख हैं, तो आपको जानना आवश्यक है। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। पालवंशीय शासक रामपाल का समकालीन रहा है नान्यदेव। इसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी और नान्यदेव की राजधानी कहाँ पर थी? सिमरावगढ़ नान्यदेव की राजधानी थी। प्रमुख शासक नरसिंह देव इसके प्रमुख शासक थे। बख्तियार खिलजी को इसने नजराना दिया था। ठीक है, इसके अलावा हरि सिंह देव अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक कौन सा था? हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध का भी विकास किया। मिथिला का स्वर्ण युग और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। ये चारों जो यहाँ पर है महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए, ये हरि सिंह देव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है नरसिंह देव उसने बख्तियार खिलजी को नजराना देकर खुश किया नरसिंह देव, और नान्यदेव यह रामपाल का समकालीन था, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, राजधानी था सिमरावगढ़। हरि सिंह देव पंजी प्रबंध का विकास किया। मिथिला का स्वर्ण युग हरि सिंह देव, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। ठीक है, तो यहाँ पर मिथिला के कर्नाट वंश को देखा। अब आज का महत्वपूर्ण टॉपिक और अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वह जहां से प्रतिवर्ष सवाल भी पूछे जाते हैं, वह है बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म को देख लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म अगर देखा जाए, बिहार 24 जैन तीर्थंकर जो हैं वह कुल 24 जैन तीर्थंकर रहे हैं, जिनमें से कई सारे ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है। जिनमें 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ, 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म बिहार में हुआ, 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ का भी जन्म बिहार में हुआ और 21वें तीर्थंकर का भी जन्म बिहार में हुआ है। यहाँ पर स्थान दिया हुआ है, आप चाहें तो स्थान को याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसे याद रखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है। इन 5 तीर्थंकर का नाम आपको याद रखना होगा। लेकिन जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है वह है महावीर। आइए महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर इसने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में और इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। राजगृह के समीप पावापुरी में इनके ज्ञान की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 2। यानी कि जैन धर्म में ऐसे 5 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ, लेकिन ऐसे 2 तीर्थंकर हैं जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति बिहार में हुई। उनमें एक महावीर हैं पावापुरी में और वसुपूज्य हैं जिनको ज्ञान की निर्वाण की प्राप्ति चंपा में हुई है। संवेद शिखर या झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितने? 20। हाल ही में संवेद शिखर काफी ज्यादा फेमस रहा है
आप लोग इसे याद रखेंगे कि समेत शिखर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्मों की तीर्थ स्थली है, वहां पर कुल कितने जैन तीर्थंकरों की निर्माण की प्राप्ति हुई? तो टोटल 20। और बिहार में कितने? 2। अब आइए जैन संगीति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैन संगीति प्रमुख 2 हैं। ठीक है, प्रमुख 2 जैन संगीति रहा है। पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईसा पूर्व में, यानी कि 310 बीसी में जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसका परिणाम क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो यह है जैन धर्म की प्रथम संगीति, यानी प्रथम जैन संगीति। दूसरा है द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति जो है वह बल्लभी गुजरात में आयोजित हुआ। इसका समय 512 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष माने जाते हैं और इसका परिणाम था महत्वपूर्ण जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसका संकलन किया गया। आप स्थान का नाम याद रखें, अध्यक्षता का नाम याद रखें, कहां पर आयोजित किया गया, समय और स्थान का नाम भी आप लोग याद रखें। तो यह है जैन संगीति। जैन संगीति के बाद आपको जानना आवश्यक है बौद्ध संगीति। देखिए, जैन संगीति 2 हुए हैं लेकिन बौद्ध संगीति 4 हुए हैं, आप लोग याद रखिए। आइए प्रथम बौद्ध संगीति देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ था। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। अभी हमने मौर्य वंश में अजातशत्रु जब आपको बताया तो हमने कहा अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसका स्थान कहां पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस समय सूत पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया। तो बौद्ध संगीति के अंतर्गत चारों बौद्ध संगीति आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आइए द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हमने बताया? 483 बीसी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुआ? राजगृह में, राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ? वैशाली में। इसके अध्यक्षता सुब्बा कामी या सर्वकामी के द्वारा किया गया और इस समय शासक कालाशोक था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय प्रमुख कार्य क्या हुए? स्थाविर और महासांघी का विभाजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। 2 बौद्ध संगीति देखा। अब आइए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह 247 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र 30 ने की। इस समय अशोक का शासन था और इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चौथा बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इस समय शासक था कनिष्क। इस समय हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म है वह विभाजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा और उपाध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा किया गया था। तो चारों बौद्ध संगीतों को हमने देखा। अब देख लीजिए बिहार स्थित प्रमुख बिहार में महत्वपूर्ण बौद्ध विहार कौन कौन से हैं। तो कुम्हरार महाविहार है। कहाँ पर है? अगर आप लोग पटना में रहते हैं तो आपको ऐसे ही याद होगा, कुम्हरार महाविहार पटना में स्थित है। तिलधक नालंदा के समीप तिल्लास गांव में। जगदल महाविहार, यह बेसिकली पाल वंशीय शासक रामपाल के समय इसकी स्थापना की गई थी और यह बांग्लादेश में गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार पश्चिमी चंपारण में स्थित है और यहाँ से टकसाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यह है प्रमुख बौद्ध विहार। अब आइए देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। बिहार के प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय हैं। कौन कौन? रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। ये 3 विश्वविद्यालय ये 3 पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति जिस समय ह्वेंसांग भारत की यात्रा पर आया था उस समय शिलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। ठीक है, अब आइए उदंतपुरी विश्वविद्यालय। नालंदा के बाद आता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल, यह तंत्र विद्या का केंद्र था। ठीक है, इसकी अगर अवस्थिति देखा जाए तो वर्तमान समय में बिहार शरीफ उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित है। जो वर्तमान जिला जो है वह है नालंदा जिला।
अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल को विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। यह बेसिकली विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोसी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। आपको चकराने के लिए ये पूछा जा सकता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ये आपसे नहीं पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के संगम पर स्थित था। तो आप क्या बताएंगे? कोसी एवं गंगा नदियों के संगम पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक है। यह वज्रयान, विक्रमशिला वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। विक्रम व से स्टार्ट होता है, वज्रयान भी व से, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके प्रमुख विद्वान थे दीपंकर, श्री ज्ञानतीश, वैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने बिहार की प्राचीन इतिहास को समरी वे में, क्रक्स वे में हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। आपने अच्छे से अगर एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो यहाँ से आपका भरपूर रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।